समिति में प्रमुख भूमिका भी निभा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जब ये मामला अदालत में चला गया, अगली 19 तारीख को डेट है मार्च में, फिर आप लोग ये समता संघर्ष समिति, ये देशव्यापी यहाँ वहाँ प्रदर्शन, इसकी जरूरत क्यों है? राजीव जी, जिस तरह का माहौल बनाया गया, हमारा पहला जो सवाल है उस माहौल के ऊपर है। ये कोई मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यूजीसी के जो नियम आए थे, जो रेगुलेशंस आई थी, ये रेगुलेशंस कोई बहुत काफ़ी रेगुलेशंस इस तरह के नहीं थे, बहुत ही प्रभावी रेगुलेशन होने वाली हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये पुअरली ड्राफ्टेड रेगुलेशंस थे, ये मैं खुद रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ठीक। लेकिन इन रेगुलेशन में एक बहुत ही छोटा सा प्रावधान किया गया था, और वो क्यों किया गया था उसका बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। 2012 में पहली रेगुलेशन आई इस तरह की सुखदेव थोराट साहब के रिकमेंडेशन के बाद, और 2016 में एक बड़ी घटना रिपोर्ट हुई जब रोहित वेमुला की आत्महत्या हुई। रोहित वेमुला ने आत्महत्या करी। उस आत्महत्या को हम लोगों द्वारा उसको सांस्थानिक हत्या कहा जाता है। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद में डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या हुई, दर्शन सोलंकी की, और इस तरह की तमाम आत्महत्याएं होती रही। अगर डेटा के ऊपर मैं जाऊं तो 2014 से लेकर 2021 तक 122 रिपोर्टेड इस तरह के केसेस हैं, और उसके बाद का डेटा और भयावह है। उन आत्महत्याओं का मतलब ये था कि जो पुराने रेगुलेशंस थे वो नाकाफ़ी थे। रोहित वेमुला की माँ और पायल तड़वी की माँ, इन दो माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल नहीं, वो तो बैकग्राउंड सब लोग जानते हैं। उस पर यूजीसी के रेगुलेशंस आए, उनका सामान्य वर्ग ने विरोध किया और कोर्ट गए और कहा कि इससे जो है, इसमें अस्पष्टता है, इसमें दुरुपयोग होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, स्टे कर दिया। अब जब ये बात अदालत में चली गई, जिसको हम कहते हैं कि कानून के दायरे में चली गई, तो फिर इसको सड़क पर ले आने की या आंदोलन करने की या इसके समर्थन में उतरने की अब तो अदालती लड़ाई होगी। वजह बहुत स्पष्ट है। कानून, इसमें हम फिर से आते हैं कि सरकार ने नोटिफाई किया, सरकार के ही कहरे पर, सरकार के इशारे पर ही उसी के जो प्रमुख हैंडल्स हैं ट्विटर पे, उनके द्वारा विरोध जताया गया। पूरे देश में एक ब्रेड की दुकान बंद नहीं हुई थी, एक अंडे की ठेली बंद नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा माहौल बनाया गया जैसा पूरा देश में उबाल है, दंगे होने वाले हैं, स्थिति काबू से बाहर हो गई है, और मीडिया ने उसको ऐसा प्रोपोगेट किया जैसे पूरा देश अस्त व्यस्त हो चुका है, जबकि स्थिति बिल्कुल उलट थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने लॉ पढ़ाया है विश्वविद्यालय में 2 साल, लगभग 2 साल। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जो वहां पे ओरल ऑब्जर्वेशन दिए, वो ओरल ऑब्जर्वेशंस बहुत ही कंसर्निंग है इस पूरे बहुजन तबके के लिए, SC ST OBCs के लिए। जो रीजनिंग दी गई, वो रीजनिंग बहुत ही, आप मुझे देश का ऐसा कोई कानून बता दीजिए जिसका दुरुपयोग की संभावना नहीं हो सकती है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अगर आप उठा दीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उठा लीजिए, इवन IPC या BNS जो अब आ गया है, उसमें से ऐसा कौन सा लॉ है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है, मुझे आप बता दीजिए। कन्विक्शन डेटा उठा के NCRB का आप देख लीजिए, कितनी कन्विक्शन का डेटा है, 13% से ज्यादा नहीं है। जो भी आप जिस तरह के तर्क दिया है, डेटा उसके अगेंस्ट। जो लोग विरोध कर रहे थे, उनके 2 तर्क बहुत दमदार दिखे। पहला ये कि अगर किसी आदमी ने शिकायत दर्ज कराई दी और वो शिकायत झूठी है, उस आदमी को भी तो सजा का कोई प्रावधान होना चाहिए। आप नहीं मानते? आप मुझे ये बता दीजिए कि इस पूरे प्रोविजन में सजा का प्रावधान था किसके लिए? क्या जो दोषी हो जाएगा उसके लिए भी सजा का प्रावधान है या नहीं है? मुझे आप वो प्रोविजन बता दीजिए, और किस प्रोविजन में लिखा हुआ है अभी तक कि सजा, कौन सी सजा दी जाएगी। ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, ये इंस्टीट्यूट की अपनी डिसिप्लिनरी बॉडीज बनाई जाती हैं। वहां पर वो इंस्टीट्यूट में लोग जो आए हैं वो सिक्योर महसूस कर सकें, इसलिए काम है। ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं थे यूनिवर्सिटीज। मैं आपकी ये बात मानता हूं कि जो दोषी पाए जाएंगे उनको क्या सजा मिलेगी, ये इसमें नहीं था। इसमें इंस्टीट्यूट को था कि इंस्टीट्यूट के खिलाफ ये एक्शन यूजीसी ले लेगी, ये तो था। तो ऐसी स्थिति में जब इंस्टीट्यूट के ऊपर एक्शन हो सकता है यूजीसी का, तो यूजीसी इंस्टीट्यूट में काम करने वाले लोग उसके प्रेशर में नहीं होंगे कि 24 घंटे के अंदर शिकायत का नोटिस लेना, 15 दिन के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ कर देना। मैं बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट के ऊपर कार्रवाई होने की बात की गई थी, और जो दोषी होगा या जो अक्यूज कहेंगे या जिसके ऊपर शिकायत की गई है, उसके ऊपर भी ये मामला रिकमेंड किया जाता, और पुलिस देखती क्या वो कोई पुलिस केस मेड आउट हो रहा है नहीं हो रहा है। ये तो पहले से सेटल्ड है, इसमें क्या नया हो गया था? उस पर बायलॉज बनते या रेगुलेशन बनते, जो भी बनना था वो आगे की प्रक्रिया थी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था। कौन सी इंस्टीट्यूट में कौन सी कमेटी बन गई थी अभी तक? मुझे बता दीजिए एक इंस्टीट्यूट जिसमें इन रेगुलेशंस का इंप्लीमेंटेशन हो गया था, एक शिकायत आ गई थी, कहां पे हुआ था? ये जिस तरह का माहौल बनाया गया। और दूसरी बात में जो इक्विटी कमेटी है, इक्विटी कमेटी का मैं आपको कंपोजिशन बता दे रहा हूँ। मुझे मालूम है 10 मेंबर का। इक्विटी कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? 3 प्रोफेसर होंगे, एक स्टाफ मेंबर होगा और कोऑर्डिनेटर होगा, 2 सिविल सोसाइटी के मेंबर। आप डेटा क्या कहता है
सेंट्रल तो यूनिवर्सिटी। उसी में कहे कि इक्विटी कमेटी में आपने एससी का, आपने एसटी का, आपने ओबीसी का, आपने फीमेल का, आपने हैंडीकैप्ड का, सॉरी दिव्यांगजन, फिजिकली डिसिप्लिन, मैं माफी चाहता हूँ, तो वो इन 5 का तो आपने फिक्स कर दिया रिप्रेजेंटेशन, यानी 10 में ये 5 होंगे पक्का, मिनिमम ये 5 होंगे। ये भी तो था कि आपने ऐसा करा है कि इसमें 10 भी हो सकते हैं, मिनिमम 5 होंगे, तो कहाँ सामान्य वर्ग का आदमी कहाँ जाएगा? पहली बात तो ये डेफिनेशन भी कितने क्या होंगे ये पुअरली ड्राफ्टेड है, मैं आपको कह देता हूँ। इसमें भी क्लेरिफाई नहीं किया गया था कि वो सारे ही होंगे, क्या इनमें से एक एक होना चाहिए या किस तरह से। चलिए हम उस पर मान लेते हैं कि सारे ही होंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन का हेड कौन होगा? वाइस चांसलर कितने हैं इस देश में? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 2018 तक का डेटा ये बताता है कि 0 एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी के थे, 0 प्रोफेसर ओबीसी के थे। आज कितना डेटा है? 4%। 3 सीनियर प्रोफेसर रखे जाएंगे। वो सीनियर प्रोफेसर किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? इंस्टीट्यूशन का हेड किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है? वाइस चांसलर कौन है? वाइस चांसलर कितने SC ST OBC हैं पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में? तो ये जो पूरा एकदम लफ्फाजी है, कोई तर्क नहीं है, बिना तर्क के की जाने वाली बातें हैं। अब सर